हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीम सॉर्विन। और अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला रॉयल लंडन कप का मैच, जो कि होने जा रहा है मिडिलसेक्स और केंट के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है रेडलेट क्रिकेट क्लब, जो कि रेडलेट में है, जो कि मिडिलसेक्स का घर है। ये ग्राउंड पे ऑलरेडी 2 मैचेस लिस्टेड हो चुके थे इस सीज़न में, जहाँ पे एक मैच हुआ था और एक मैच नहीं। और वेदर की मैं बात करूं तो काफ़ी मैचेस की तरह यहाँ पे भी बारिश के चांसेस हैं। कल मैंने टोटल जो 3-4 मैचेस अभी तक देखे थे, सब में ही मुझे दिख रहा है कि बारिश के चांसेस हैं, और यहाँ पर भी बारिश के चांसेस हैं। तो फिर से एक मैच डे हो सकता है कल, जहाँ पे सब मैच आपको एबंडेंट होता हुआ दिख जाए। और यहाँ पर भी वही चांस है। अभी कुछ कर नहीं सकते हम। यहाँ पे थोड़ा सा कम से कम बेटर नज़र आया है। मतलब ओवरनाइट तो बारिश है, लेकिन बीच में कहीं पे मैच मैच से पहले बारिश के चांसेस नहीं भी हैं। तो क्या पता यहाँ पे टॉस वगैरह सही समय पे हो जाए और कुछ ओवर का मैच अगर हमें देखने को मिल भी जाए। बाकी मैचेस में तो बहुत ही चांस कम मुझे नज़र आ रहा है। ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं उनके बारे में बातें करते हैं। मिडिलसेक्स ने आखिरी मैच में लैंकाशायर को हराया था। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइट बैक उन्होंने करा था उस मैच पे। जहाँ पे उनकी बॉलिंग जो रही है, आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं लैंकाशायर की बैटिंग भी ख़राब ही रही थी। तो अब दोनों तरफ से इन चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। तो जो भी हो, चीज़ें काफ़ी अच्छी गई थी वहाँ पे मिडिलसेक्स की तरफ से। और अगर केंट की तरफ से बात करें तो अभी भी मोमेंटम गेन करना उनको बाकी है। अभी भी उस तरह से मोमेंटम वो गेन नहीं कर पा रहे हैं। और अभी तो मैट मिलनेस भी इनकी टीम में अवेलेबल नहीं होंगे। अच्छा, याद रखना, दोनों ही टीमों ने अभी तक कोई स्क्वाड अनाउंस नहीं करा है। मैट मिलनेस तो मैंने आपको बता दिया कि कल के मैच में अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो 100 के किसी एक टीम में ज्वाइन हो चुके हैं। मिडिलसेक्स टीम से भी एक बहुत बड़ा प्लेयर का जो है आपको दिख सकता है कि वो नहीं खेले। तो उनके जगह पे भी कौन खेलेंगे वो भी हमें आइडिया नहीं है। तो देखते हैं हमें आगे क्या क्या चीज़ें मिलता है। कौन कौन से प्लेयर हो सकते हैं जिनके ऊपर आप कुछ भरोसा कर सकते हैं हिस्टोरिकली, और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे साथ जो हम इस मैच में एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर सकते हैं। आज के मैचेस की बात करें तो बहुत अच्छा गया था, ऐसा नहीं है। कुछ मैचेस अच्छे गए, कुछ मैचेस बुरे जा रहे हैं अभी तक। तो होपफुली है कि आगे जाके सब कुछ सही हो जाए। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें तो मिडिलसेक्स यहाँ पे 4-1 से आगे चल रही है। ठीक है, इस ग्राउंड पे ज़्यादा मैचेस मिडिलसेक्स खेली नहीं है, लेकिन जीती ज़्यादा है वो, अगर आप नोटिस करेंगे। देख लेते हैं, जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। ये 2015 का मैच है, ये पहला मैच है जो हुआ था रेडलेट में। मिडिलसेक्स ने बना था 260, जहाँ पर आपको टीआर जोन्स जो इनके सिस्टम में अभी भी अवेलेबल हैं, लेकिन इंजरी के चलते मतलब लगभग 1-1.5 साल तो इनका बर्बाद ही हो गया है। केंट चेस नहीं कर पाई थी, और टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं 19 विकेट गिरे और रन्स भी बहुत ज़्यादा नहीं बना। जेम्स हैरिस जो आपको करंट स्क्वाड में दिख जाते हैं, अभी तो उनमें वो बात नहीं रही है। बैटिंग से अभी तक कुछ खास उन्होंने करा नहीं है। बॉलिंग इनको प्रॉपर जगह पे मिल तो जाती है, लेकिन वो विकेट टेकिंग एबिलिटी भी उनके से नज़र नहीं आती है। आखिरी मैच पर हालांकि मिडिलसेक्स ने काफ़ी सारे कैचेस छोड़े थे इनके ओवर में स्पेशली, तो वो भी एक बात है। नहीं तो खास कुछ अभी तक उन्होंने करके रखा भी नहीं है। अगला मैच ये हुआ था लॉर्ड्स में, जो कि मिडिलसेक्स का घर होता है। केंट का बैटिंग यहाँ पर भी बहुत अच्छा नहीं हुआ था। 238 उन्होंने सिर्फ बनाया। ऑफ कोर्स कोई करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। स्टीवंस जो इस फिक्चर में कुछ नाम आपको इनका दिख जाएगा, इनके परफॉर्मेंस से मिडिलसेक्स ने काफ़ी इजीली चेस कर लिया। जिसको लीड किया था स्टर्लिंग और मॉर्गन ने, वो अवेलेबल नहीं है। कैंटरबरी में मैच हुआ, जो केंट का घर है, वापस से केंट का बैटिंग खराब। ठीक है, लीड करने वाले बॉलर्स अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन पेसर्स ही आपको दिख रहे हैं। मिडिलसेक्स भी यहाँ पर बैटिंग उतना अच्छा नहीं कर पाई थी, जहाँ पर जो डेनली के परफॉर्मेंसेस थे बॉलिंग से, और एक फिर से लो स्कोरिंग इनकाउंटर हमें देखने को मिल रहा है। और लगातार चौथा मैच यहाँ पे आ रहा तीसरा मैच यहाँ पे आ रहा है जहाँ पर हमें ज़्यादा रन बनते हुए नहीं दिखे। 3 मैच लगातार यहाँ पर हमने देख लिया। चौथा मैच और दूसरा मैच जो हमें रेडलेट में मिल रहा है, ये पहला मैच हमने देखा था रेडलेट में, जहाँ पे मिडिलसेक्स ने जीत हासिल करा था। केंट का बैटिंग कोलैप्स हुआ था, मिडिलसेक्स का बैटिंग भी बहुत अच्छा नहीं हुआ था। तो ठीक ठाक सा लो स्कोरिंग इनकाउंटर हमें देखने को मिला था, और 19 विकेट यहाँ पर टोटल गिरे थे। उसके बाद जो दूसरा मैच हुआ था रेडलेट में, मिडिलसेक्स की बैटिंग यहाँ पर डिसेंट रही थी। वापस से स्टर्लिंग के यहाँ पर आपको नाम दिख रहे हैं, मॉर्गन का नाम दिख रहा है जो ऑफ कोर्स अवेलेबल नहीं है। एस्किनाजी, डेनली और स्टीवेंस यहाँ पर वापस से आ रहे हैं। एक एक विकेट ही सही, लेकिन नाम इनका है, पुराने प्लेयर्स हैं क्योंकि इसीलिए। एस्किनाजी के परफॉर्मेंस से केंट का बैटिंग वापस से अच्छा नहीं हुआ। डिस्पाइट यहाँ पे कुन जो थे वो जो कि अवेलेबल नहीं है स्क्वाड में, डैनियल बेल ड्रमंड अवेलेबल नहीं है। जो ये दोनों का परफॉर्मेंस था, हेल्म और साउटर के यहाँ परफॉर्मेंस थे। अच्छा, केंट अवेलेबल कौन कौन नहीं है ये हम बता सकते हैं, और कौन कौन से खेल सकते हैं उनकी जगह वो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि केंट का स्क्वाड जो है पता है।
यहाँ पे मिडिलसेक्स के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है उनका स्क्वाड। और आखिरी जो मैच हुआ था ये हुआ था कैंटरबरी में। यहाँ पर हालांकि काफ़ी हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हमें देखने को मिला था, जहाँ पे 380 बनाया था मिडिलसेक्स ने, तो काफ़ी बड़ा स्कोर उन्होंने बनाया था। मतलब आखिरी जो 2 मैचेस मिडिलसेक्स ने खेला है ना, उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर बना के रखा हुआ है विद द बैट। मैक्स होल्डन के आपके यहाँ पर परफॉर्मेंसेज दिख रहे हैं। बाकी पॉटमोर जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं, केंट चेस तो नहीं कर पाई, लेकिन 347 उन्होंने बनाया था, जिसको लीड किया था क्रॉली, कुन, ब्लेक, कोई भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर हैरिस का 4 विकेट आपको दिख जाता है। तो आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था, हाई स्कोरिंग इनकाउंटर वहाँ पे हुआ था। एक तरफ से बैटिंग से जो थे होल्डन और बॉलिंग से हैरिस, जो करंट स्क्वाड में और करंट सिस्टम में अवेलेबल हैं, इनकी हम बातें कर सकते हैं। बाकी अगर हम 4 मैचेस की बात करें, रेडलेट के मैचेस की भी अगर हम बात करें, तो हमें ज़्यादा जो है रन्स बनते हुए नहीं दिखे हैं। ठीक है, तो लो स्कोरिंग इनकाउंटर की तरफ ही चीज़ें गया है। मिडिलसेक्स ने ऑफकोर्स अपर हैंड रखा है। एक ही मैच केंट जीती है और वो जीती है अपने बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करके, जो ये मैच आपने देखा था। ठीक है, ये भी लो स्कोरिंग इनकाउंटर ही था, जहाँ पे डेली ने बॉलिंग से लीड करा हुआ था। पुराने प्लेयर्स में से बहुत सारे नाम यहाँ पर आपको नहीं मिल रहे हैं। स्टीवेंस के कुछ नाम हैं, आखिरी हेड टू हेड में होल्डन और हैरिस का नाम आया है, टीआर जोन्स के कुछ नाम रहे हैं, बस इतना ही। ठीक है, एक मैच को छोड़ के बाकी हमने यहाँ पर लो स्कोर बनते हुए दिखा है, जो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है। तो ये रही सारी चीज़ें जो बताने लायक था। हेड टू हेड से ऑफकोर्स ज़्यादा चीज़ें तो नहीं थी, लेकिन जितना था मैंने आपको बताया है। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में और देखेंगे कि इस ग्राउंड से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है जो हम काम पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये है पहला मैच। और यहाँ पर देखिए ज़्यादा मैच यहाँ पर हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं पिछले 2 सीज़नों में या 2 एडिशंस में टोटल 3 मैचेस हुए हैं, तो ज़्यादा मैच आपको मिलने वाले हैं नहीं। इसलिए थोड़ा पुराना मैच हमें देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या होता है। तो 2017 से स्टार्ट करते हैं, जो हुआ था मिडिलसेक्स वर्सेस ग्लैमॉर्गन। आपको लो स्कोरिंग इनकाउंटर दिख रहा है, 20 विकेट भी गिरे थे। पेसर्स का तो अपर हैंड है ही, साथ में स्पिनर्स ने कुछ हद तक यहाँ पे काम करा था। फिन हेल्म वगैरह थे, टीआर जोन्स के नाम थे, जो कि अवेलेबल ऑफकोर्स नहीं है। और आपको रन्स दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी कम बनता हुआ। उसके बाद मिडिलसेक्स और एसएस के बीच में मैच हुआ था, 2018 का जो मैच था। फिर से देखिए बैटिंग फर्स्ट में ऑल विकेट डाउन हुए, पेसर्स का अपर हैंड था, रन भी ज़्यादा नहीं बने। हालांकि मिडिलसेक्स ने यहाँ पर चेस इजीली कर लिया था। चोपड़ा जो मिडिलसेक्स के सिस्टम में तो अवेलेबल है, लेकिन उनको खिलाया नहीं गया था आखिरी कुछ मैचेस में। अभी देखना पड़ेगा कि उनको कल के मैच के लिए अवेलेबल रखा जाता है या नहीं, क्योंकि सैम रॉबसन जो लास्ट मैच उन्होंने खेला था लैंकाशायर के अगेंस्ट में, वो काफ़ी तकलीफ में नजर आ रहे थे, रनर लेके चल रहे थे, इंजर्ड थे, फील्डिंग भी नहीं करा था उन्होंने। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि वो नहीं खेलेंगे कल के मैच में। तो अगर वो नहीं अवेलेबल हो पाते हैं, तो देखना पड़ेगा कि उनके जगह पर किसको खिलाती है टीम। वरुण चोपड़ा का ऑप्शन हमेशा बना रहेगा और मैक्स होल्डन भी अवेलेबल हो सकते हैं, तो इन दोनों में से कोई एक खेल सकते हैं। देखते हैं आगे, क्योंकि स्क्वाड नहीं अनाउंस किया है तो हम बता नहीं सकते वैसे। अच्छा, 2018 का दूसरा मैच जो आपने देखा हेड टू हेड वाला मैच था, मिडिलसेक्स ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी बैटिंग करी थी, जिसको लीड किया था मॉर्गन और स्टर्लिंग ने। इसकी नाजी करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, उन्होंने कुछ रन यहाँ पे बनाया था। और ऑफ कोर्स इनके बारे में कुछ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये जो सीज़न आप देख रहे हैं 2017, 18, इवन 19 तक भी उनका रोल जो बनता था वो अलग होता था। 2019 के एंड से, मतलब 20 से आप कह सकते हैं, और अभी तक आप देख रहे हैं जो रोल वो प्ले कर रहे हैं वो कुछ अलग ही लेवल पर चल रहे हैं। केंट का भी यहाँ पर उतना अच्छा बैटिंग रहा नहीं, जहाँ पर पेसर्स के साथ लेग स्पिनर्स का आपको परफॉर्मेंस दिख जाते हैं। 2019 का जो मैच हुआ था, हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रन बना था, जहाँ पे आपको रॉबसन दिख जाते हैं, होल्डन दिख जाते हैं, एस्किनाजी, सिम्पसन, ये कुछ परफॉर्मेंस थे। हालांकि सामने वाली टीम वापस से यहाँ पर निपट गई थी 246 पे, जहाँ पर आपको करंट स्क्वाड मेंबर्स में से हैरिस दिख जाएंगे, जिन्होंने यहाँ पर परफॉर्म करके रखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे होल्डन, एस्किनाजी अवेलेबल हो सकते हैं, रॉबसन मोस्ट प्रोबेबली नहीं खेलेंगे। अगर खेलते हैं तो आप देख ही सकते हैं उनका परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है, जो पिछले एडिशन का लास्ट मैच था। इस सीज़न में भी एक मैच हुआ है, अगर हम उसको देखेंगे तो 288 बना था डरहम ने, ठीक ठाक से स्कोर था, जहाँ पर आपको बैम्बर, मर्ता, हलमन ये कुछ देख जाते हैं, हैरिस के परफॉर्मेंसेस थे। मिडिलसेक्स चेस ऑफ कोर्स वो नहीं कर पाए, 245 उन्होंने बनाया था, शायद ऑल विकेट डाउन भी हो जाते। हैंड्सकॉम और रॉब वाइट के परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिले हैं यहाँ पर, ना ही एस्किनाजी थे और रॉबसन वगैरह का भी परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं था, पेसर्स का ही अपर है। तो हेड टू हेड की तरह ग्राउंड में भी हमें बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली हाई स्कोर बनते हुए नहीं दिख रहे हैं, अनलेस कि कोई एक आध परफॉर्मर आए, कोई इंडिविजुअल बड़ा स्कोर बनाए। नहीं तो हमें यहाँ पर लो स्कोरिंग एनकाउंटर की तरफ ही होता हुआ सब कुछ दिख रहा है। पेसर्स ही अपर हैंड रख रहे हैं, बाकी अगर आपके पास लेग स्पिनर वगैरह हो तो आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है ग्राउंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हो सकता है एक साल में एक मैच, दूसरे साल में 2 मैच ऐसे करके हमें मिले हैं, लेकिन जितना मिला है, जो मिला है, मैंने आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करी है। इंडिविजुअल कोई परफॉर्मर्स ऑफ कोर्स नहीं है, तो अभी हमें डायरेक्टली आ जाना पड़ेगा प्लेइंग यूनिट की तरफ और देखते हैं कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकते हैं। केंट की तरफ से जो बड़ी बात है वो है जैक लीडिंग वापस आएंगे उन्होंने, क्योंकि स्क्वाड अनाउंस करा है, तो ये हमें पता है कि जैक लीडिंग वापस आएंगे और कैप्टनसी भी करेंगे। बाकी अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो देखिए मुंशी हर मैच में कुछ ना कुछ उन्होंने करके रखा है। हैरी फिंच पिछले मैच में डक बनाया था उन्होंने, और क्योंकि जैक लीडिंग वापस आएंगे तो हो सकता है काफ़ी लोग इनको अंडर एस्टिमेट करें भी। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जैक
माफ़ करना हैरी फिंच, उस जो एक मैच में हमने उनका वीकनेस पकड़ा था एसएस के अगेंस्ट में, उस मैच को छोड़कर इसी दिन में जितने भी मैचेस उनको मौका मिले हैं उन्होंने रन बनाया है। तो आउट ऑफ फॉर्म तो ये है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि मुझे जितना समझ में आ रहा था पिच को देख के लास्ट जो मैच हुआ था कि ये बहुत ज़्यादा इजी पिच नहीं है बैटिंग करने के लिए कि आप यहाँ पे आएंगे और हिट करेंगे, आप रन बना सकते हैं, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। अगर आप टिक के यहाँ पे खेल सकते हैं, अगर आपको मतलब टाइम देना पसंद है विकेट में, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत कुछ है। और जिस तरह के बैट्समैन हैरी फिंच है, मुझे लगता है कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ये पिच काफ़ी जाएगा और इसीलिए हमारे टीम में ये तीनों ही आपको दिख जाएंगे। मुंशी फॉर्म पे अच्छे हैं, इसीलिए लीडिंग बॉलिंग भी यहाँ पे करवा सकते हैं और फॉर्म पे भी ये भी रहे हैं और फिंच का भी वही सीन है, ठीक है। अगर किसी को छोड़ना हो स्पेशली बड़ी लीग में, तो मैं शायद मुंशी के ऊपर कुछ चांस यहाँ पर लूँ, क्योंकि जो मैंने देखा है मुंशी का जिस तरह की कंडीशन में उनको खेलना पर्सनली पसंद है कि जहाँ पे बॉल तेज़ी से आती है बैट पे ऐसे सिचुएशन में। लेकिन ये जो यहाँ पे मैंने जितना देखा था लास्ट जो मैच हुआ था, वहाँ पे मुझे बहुत स्मूथ तो नज़र नहीं आया था ग्राउंड बैटिंग करने के लिए। बाकी देखिए मुंशी अच्छा कर रहे हैं, अच्छे फॉर्म पर हैं, तो इसलिए सजेस्ट इनिशियली नहीं करूँगा मैं कि आप स्मॉल लीग में फालतू का रिस्क लो। नीचे आएंगे तो मार्कस ओडियर्टन है, स्टीवार्ट हैं, स्टीवंस भी अवेलेबल नहीं होंगे। पॉडमोर काफ़ी अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, आपको पता ही होगा। गिलक्रिस्ट, हामिदुल्लाह कदरी, मैट क्वीन कल के मैच में खेल सकते हैं। तो हमारी टीम में जो प्लेयर्स होंगे, लीनिंग, मुंशी, फिंच, अब ओली रॉबिन्सन को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने डे 1 से बताया हुआ है कि ओपनिंग स्लॉट में ये उतना कंफर्टेबल नज़र नहीं आ रहे हैं, तो वही एक बात है। बाकी अगर हम नीचे ऑप्शंस की बात करें तो स्टीवार्ट आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेसर्स का अपर हैंड हमें दिख रहा है। ओडियर्टन जनरली बॉलिंग से ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देन बैटिंग, और क्योंकि यहाँ पे स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ नहीं है, तो हम हो सकता है इनको इनिशियली इग्नोर करें। उसके बाद पॉडमोर, जो कि मेरे ख्याल से आपके टीम में ज़रूर से होने चाहिए, क्योंकि ये बैटिंग काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। गिलक्रिस्ट अगर आप एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन देखना चाहते हो तो ले सकते हो। कादरी का भी मतलब बॉलिंग ऑप्शन देखना चाहते हो ले सकते हो। कादरी का भी वही सीन है कि ये बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, बाकी बॉलिंग से मुझे उम्मीदें नहीं हैं। तो हमारे लिए स्मॉल लीग में 1 2 3 4 5 ये 5 प्लेयर्स होंगे। छठा प्लेयर अगर बॉलिंग फर्स्ट होती है तो गिलक्रिस्ट, और अगर बैटिंग फर्स्ट होती है तो शायद हम ओली रॉबिन्सन को लेकर चलें। मिड से बात करें तो देखिए रॉबसन मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कल के मैच में नहीं खेलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंजर्ड हो गए थे और पूरा मैच वो फील्डिंग नहीं कर पाए थे और बैटिंग में भी रनर लेके चल रहे थे, तो हाई चांस है कि वो नहीं खेलेंगे। इसकी नाजी तो है ही। बाकी ओपनिंग पे उनके साथ आ सकते हैं होल्डन, या फिर अगर वरुण चोपड़ा को टीम खिलाना चाहे तो खिला सकती है। वरुण चोपड़ा का यूजुअल पोजीशन ओपनिंग ही होता है, लेकिन पहले जो एक मैच शायद उनको खेलने का मौका मिला था, वहाँ पर 1 डाउन आए थे वो। वरुण चोपड़ा अगर खेलते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। हालांकि इनके फॉर्म को लेकर मैं बहुत ज़्यादा होपफुल होने लायक कुछ बात को नहीं बता सकता, लेकिन इस फॉर्मेट में हमेशा ही वो ट्रायड एंड ट्रस्टेड वाले प्लेयर रहे हैं। बाकी देखना पड़ेगा आगे कि किस तरह से टीम उनको यूज़ करती है और कहाँ पे उनको बैटिंग में मिलता है अगर उनको खिलाया जाता है तो। मैक्स होल्टन आपने देखा है कि लास्ट हेड टू हेड में इन्होंने बहुत ही बड़ा इनिंग्स खेल के रखा हुआ था, और फिलहाल के लिए केंट की बॉलिंग जो चल रही है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा किसी बैट्समैन की खोज है, हैंड्सकॉम्ब देखिए फॉर्म पे नहीं है, ठीक है, मैक्स होल्डन ख़राब फॉर्म पे नहीं थे, बस अननेसेसरी प्रेशर इन पे आ रहा है। अगर इनको मौका मिलता है तो मुझे लगता है आप इनको ट्राई कर सकते हैं हैंड्सकॉम्ब नाम के बेसिस पे, और होल्डन अगर आप चाहते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट करना तो इन दोनों में से किसी एक को, बाकी एसके राजी तो आपकी टीम में है ही। उसके बाद रॉब वाइट कीपर सेक्शन में डिफ़ॉल्ट पिक बन जाते हैं, क्योंकि रॉबिन्सन को भी लोग अभी नहीं ले रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं, कीपिंग से भी काफ़ी पॉइंट्स दे रहे हैं। हॉलमन को काफ़ी लोग ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने लास्ट मैच देखा होगा, अभी मैं उनकी तरफ से कोई क्रेडिट वापस नहीं लेना चाहता, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा जो है अच्छा एफर्ट दिया हुआ था, अच्छा बॉलिंग उन्होंने कराया हुआ था। लेकिन अगर आपने नोटिस करी होगी तो जितने विकेट्स उनको मिले थे उनका जितना ज़्यादा क्रेडिट था उससे बहुत ज़्यादा क्रेडिट आप दे सकते हैं बैट्समैनों को जो गलत शॉट सिलेक्शन उन्होंने करे थे, ठीक है। तो हॉलमन आप रख सकते हैं। बाकी जेम्स हैरिस हमेशा ही एक प्रायोरिटी लिस्ट में यहाँ पे रहेंगे, इनका हेड टू रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है, इस ग्राउंड पे भी इन्होंने अच्छे परफॉर्मेंसेस करके रखे हैं। बैटिंग अभी तक खास कुछ इन्होंने करा नहीं, लेकिन बैटिंग हैंड भी डिसेंट है, और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पे इनको हेल्प मिल सकता है विद द बॉल, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो जेम्स हैरिस के साथ जा सकते हैं ओवर हॉलमन, और परसेंटेज प्लेयर अगर आप देखना चाहते हैं तो हॉलमन है। वरल अभी तक पिछला मैच में बैटिंग से कंट्रीब्यूट करा था, लेकिन बॉलिंग से अभी भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उनको कुछ हेल्प मिलने वाला है। एंडरसन काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग जितना उनको मिल रहा है वो अच्छा कर रहे हैं, बॉलिंग भी करा रहे हैं, लेकिन विकेट टेकिंग एबिलिटी अभी तक नज़र नहीं आई है। बैम्बर तो चलिए सबकी टीम में है ही, लेकिन उसके बाहर भी अगर आपको कोई पेसर ऑप्शन ढूंढना है तो हैरिस और एंडरसन में से आप ले सकते हैं, जो आपके लिए बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर देंगे। तो हमारे लिए स्मॉल टीम में जो प्लेयर्स होंगे, एस्किनासी होंगे, हैरिस और एंडरसन को भी मैं लेके चलने की पूरी कोशिश करूँगा। हॉलमन आपके ऊपर है, हॉलमन या रॉब वाइट दोनों परसेंटेज प्लेयर्स होंगे, इन दोनों में से अगर आप एक को ले सकते हैं। अगर आप दोनों को लेते हैं तो मुझे लगता है कुछ लॉजिकली राइट प्लेयर्स को आप मिस कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हैंड्सकॉम्ब या होल्डन में से कोई है। तो यही पे हमारे लिए 1 2
3 4 5 6 ऑप्शन यहाँ पे हो गए, 6 7 ऑप्शंस, जहाँ पे हमें 6 या 5 प्लेयर्स लेने हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो मुंशी और फिंच का ही अभी तक परसेंटेज हाई है, क्योंकि और कोई परफॉर्मर आया ही नहीं है केंट की तरफ से, किसी ने भी उस तरह से परफॉर्म नहीं करा है। इन दोनों ने ही जो करा हुआ है सीज़न की शुरुआत से, और कुछ बताने के लिए है नहीं। मिलनेस आपको जब तक कह सकते थे, लेकिन वो भी अवेलेबल नहीं है अभी। लीनिंग को कुछ लोग ले सकते हैं वाइट रेड लास्ट के फॉर्म के बेसिस पर, या फिर काउंटी में भी उन्होंने अच्छा करके रखा हुआ था। अभी इस फॉर्मेट में मैंने खास कुछ उनको करते हुए नहीं देखा था। लास्ट जो एडिशन था यॉर्कशायर का उन्होंने खेला था, अभी देखिए उसके बाद से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी गेन करी है और टीम के कैप्टन भी बन चुके हैं। तो ऑफकोर्स ये ऑप्शन बने रहेंगे। और म्यूआई रॉबिन्सन में से, म्यूआई अभी भी स्मॉल डी में रहने लायक प्लेयर नहीं है, ये आप तो समझ ही गए होंगे। स्टार्ट लेते हैं लेकिन फिनिश कहाँ पे करना है, कैसे करना है, पता नहीं होता है उनको अभी भी। रॉबिन्सन आप कंसिडर कर सकते हैं कहीं के, अगर आप बैटिंग फर्स्ट में देखना चाहते हैं तो। बाकी ये भी कंफर्टेबल नज़र नहीं आ रहा है कहीं से भी। और स्टीवर्ट का एक ऑप्शन बना रहेगा, जिनको सही जगह पे बॉलिंग मिल जाती है, बैटिंग तो मिल ही रही है, और प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह काम आ सकते हैं, क्योंकि अब स्टीवेंस भी नहीं अवेलेबल होंगे तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ेगी। इवन पॉडमोर का भी ऑप्शन होगा, इनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि बैटिंग ये भी काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। यहाँ पे बात करें मिडिल से तरफ से, तो एस्किनासी परसेंटेज कैप्टन होने वाले हैं विदाउट एनी डाउट। ठीक है, हॉर्मन उसके बाद हो सकते हैं, आखिरी मैच में 4 विकेट निकाला हुआ था। टीम में मैं कहूँगा आप रख लो, क्योंकि परसेंटेज कैप्टन फैसेंटेज है आफ्टर ऑल। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला है बॉलिंग से। बाकी बैटिंग से अगर कुछ करते हैं तो अलग बात है। रॉब वाइट और हैंड्सकॉम उसके बाद। हैंड्सकॉम परफॉर्मेंस तो इस सीज़न में क्या पूरे मतलब पूरा समर में ही उन्होंने कुछ खास नहीं करा हुआ था। अभी तो चलिए बारिश का मौसम भी आ गया, एक मैच उन्होंने इस सीज़न में अच्छा करा है, उसके बाद से कुछ भी नहीं, और उसके पहले भी कुछ भी नहीं। बाकी नाम बड़ा है, लेना पड़ेगा, और स्पेशली केंट की बॉलिंग भी उतनी अच्छी नहीं हुई है, तो उस हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हैं। एंडरसन और जेम्स हैरिस ऑलराउंडर की तरह आप इनको कंसिडर करेंगे तो बेटर है। और बैम्बर बॉलिंग फर्स्ट में भी आप इनको कैप्टन हसन सोच सकते हैं। छोटी लीग में रिस्क हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छी बॉलिंग इन्होंने भी नहीं कराई, लेकिन विकेट तो ले रहे हैं, सबसे बड़ी बात जो है। और बाकी टीम में तो आपके होंगे ही। तो मैंने यहाँ पे इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया है। देखिए यहाँ पे मैंने कोशिश करा है जितना सेफ़ रहा जा सके। अगर ये केंट पहले बैटिंग कराती है तो ये टीम आपके लिए काफ़ी काम पे आ सकता है। सिर्फ एक प्लेयर के ऊपर मैं चाहूँगा कि अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और वो है यहाँ से हॉलमन, और इवन 2 आप कह सकते हैं, और दूसरे हैं हैंड्सकॉम्ब। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ओपनिंग पे आएंगे, जैसे कि होल्डन आ सकते हैं, वरुण चोपड़ा आ सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। और जॉर्ज डिशेयर्स पिछले मैच में खेले थे, ओपनिंग उन्होंने कराई थी, बॉलिंग काफ़ी अच्छी करा रहे थे, टैलेंटेड हैं। स्मॉल लीग में अभी आपके ऊपर है, अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो। बड़ी लीग में इनको कंसिडर करके रखना। और क्योंकि ये बैटिंग फर्स्ट का सीन है, तो मेन 3 बैट्समैन जो हमने कहा था उनको मैंने ले लिया है। मेरे को स्टीवर्ट लेना था, लेकिन मैं कहीं से स्पेस मैनेज नहीं करवा पा रहा हूँ, और क्योंकि बॉलिंग फर्स्ट हो रही है तो हैरिस बैम्बर को तो आप छोड़ नहीं सकते। एंडरसन को भी मैंने ले लिया है। एंडरसन को ज़्यादा बॉलिंग से प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। अगर आप चाहो यहाँ पे किसी एक स्ट्राइक बॉलर को, जैसे कि इवन कादरी को भी ले सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। पॉडमोर को भी मैंने उसी लिए लिया है, ये बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, और क्योंकि केंट का बैटिंग फर्स्ट का सीन है ये, तो इसीलिए। ठीक है, अगर केंट बैटिंग फर्स्ट करती है तो यहाँ पर आप हैरिस, जिनके हिस्ट्री और रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, या फिर बैम्बर बॉलिंग ऑप्शंस में से अगर आप देखना चाहते हो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हो। बाकी एस्किनाजी तो परसेंटेज कैप्टन होंगे भी, और मुझे नहीं लगता कि स्मॉल लीग में बहुत दिक्कत होगा अगर आप इनको कैप्टन हसन बना के चलते हो तो। ठीक है, और यहाँ से अगर बात करें तो फिंच और मुंशी जो अच्छा कर रहे हैं। लिनिंग अभी तक तो कुछ उन्होंने खेला नहीं है, और इस बीच बहुत सारे मैचेस हुए हैं, तो जब वहाँ पर भी वो खेले नहीं है, तो इनके फॉर्म के बारे में ज़्यादा आइडिया हमें नहीं है। बाकी वाइट रेड लास्ट में तो अच्छे फॉर्म पर ही थे, लेके चल सकते हैं हम। बाकी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए मुझे लगता है थोड़ा रिस्की ही हो जाएगा, तो इसीलिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी नहीं, लेकिन टीम में हम जरूर से रखें, इनको चल सकते हैं, ये कुछ है। बाकी अगर मिडिल सिक्स पहले बैटिंग करते हैं तो इसकी नाजी अनडाउटेडली कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कैप्टन बनाने में उनको। और वाइस कैप्टन आप किसी बॉलर के साथ फिर भी जा सकते हो मिडिल सिक्स की तरफ से। ठीक है, इवन एंडरसन का भी ऑप्शन बना रहेगा, क्योंकि तब तक बैटिंग भी कर लेंगे। इवन जेम्स हैरिस का भी वैसा ही सीन है। ठीक है, थोड़ा सा मिडिल सेक्स के सपोर्ट में बना रहे हैं हम, और मुझे लगता है कि मिडिल सेक्स की बैटिंग यहाँ पर आपको फिर से अच्छी होती हुई दिख सकती है। केंट की तरफ से बैटिंग से फिर भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन आए हैं, लेकिन बॉलिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। और एक आध जो परफॉर्मर चल रहे थे बॉलिंग से, जैसे कि स्टीवेंस का एक्सपीरियंस था अच्छा, वो भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक्सपीरियंस तो ब्रिंग कर रहे थे, तो वो भी मिसिंग होगा अभी। मिलनेस तो है ही नहीं, तो बॉलिंग फिर से मुझे लगता है काफ़ी नलीफाई होने वाली है, तो वो आप एक देख सकते हो। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट वन पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।